Bismillahirrahmanirrahim. Today our topic is application of Newton's law. That is the lecture number 5. That is called the application of Newton's law. इस चैप्टर में हम ये पढ़ेंगे कि न्यूटन्स लॉ की जो एप्लीकेशन है वो कौन कौन सी है और कहाँ कहाँ एप्लीकेबल होते हैं। आम केस में ना प्रीवियस क्लासेस में हम जस्ट न्यूटन्स लॉ पढ़ लेते थे, फर्स्ट लॉ, सेकंड लॉ एंड थर्ड लॉ, लेकिन ये नहीं पढ़ते थे कि ये कहाँ कहाँ एप्लीकेबल है। ब्रीफली नहीं इस चीज़ को ना अंडरस्टैंड करते थे। तो इस चैप्टर में हम ब्रीफली जो है ना वो एप्लीकेशन ऑफ न्यूटन्स लॉ को जो है वो अंडरस्टैंड करेंगे कि होता क्या है, किस तरह पैदा होता है, किन किन चीज़ों पे एप्लीकेबल होता है और किन चीज़ों पे एप्लीकेबल नहीं होता। ठीक है, तो लेट्स स्टार्ट। हम अपनी फर्स्ट कंक्लूजन से इसको स्टार्ट करते हैं। कंक्लूजन क्या है? फर्स्ट, एफ इज इक्वल है एम ए। ये सेकंड इक्वेशन ऑफ द मोशन है। ठीक है, ये आपने बार बार पढ़ी हुई है, सेकंड इक्वेशन ऑफ द मोशन। सेकंड इक्वेशन ऑफ मोशन कहती है कि एफ बराबर होता है, फोर्स बराबर होती है मैस और एक्सेलरेशन के। इफ़ अगर हमारी फोर्स जो है वो ज़ीरो और एक्सेलरेशन ज़ीरो हो, हाउ सिंपल, हाउ पावरफुल। ये भी एक वर्ड बोल रही हूँ कि कितना सिंपल और कितना जामिया लफ्ज़ है ये। ठीक है, अभी मैं आपको इसको एक्सप्लेन करूँगी कि कैसे, किस तरह से, हाउ सिंपल, हाउ पावरफुल। दिस सेज, ये बात क्या कहती है? ये बात कहती है डेट फॉर एनी बॉडी डेट इज़ नॉट एक्सेलरेटिंग द सम ऑफ ऑल फोर्स एक्टिंग अपॉन इट मस्ट वेनिश। वो कहता है कि अगर हमारे पास कोई बॉडी है, ठीक है, और वो एक्सेलेरेट नहीं कर रही, मूव नहीं कर रही, मूवमेंट नहीं कर रही, तो इसका सम ऑफ द फोर्सेस जो है ना, सम ऑफ तमाम फोर्सेस, उसके अंदर जितनी भी फोर्सेस लग रही हैं, क्या हो जाएंगी? वो ज़ीरो हो जाएंगी, वैनिश हो जाएंगी। ठीक है, अब आई होप कि यू कैन अंडरस्टैंड कि क्या कह रहा है यहाँ पे। उसके बाद हम आते हैं पॉइंट नंबर 2 पे, जिसमें कहते हैं एग्जाम्पल ऑफ द सिस्टम इन इक्विलिब्रियम। इक्विलिब्रियम की हालत में, साकन हालत में, जिसे बैलेंस हालत भी कहते हैं, इस हालत में हमारे एग्जाम्पल्स कौन से हैं सिस्टम की? आ स्टोन रेस्टिंग ऑन द ग्राउंड। एक स्टोन है, एक पत्थर है, वो रोड पे पड़ा हुआ, बड़ा वो जामिया और ख़ूबसूरत अंदाज में कह रहा है कि आ स्टोन रेस्टिंग। हालांकि रेस्ट तो हम जैसे इंसान करते हैं, स्टोन कहाँ रेस्ट करते हैं? तो यहाँ आ स्टोन रेस्टिंग ऑन द ग्राउंड, एक स्टोन जो है वो कहाँ पे पड़ा हुआ है? ग्राउंड की हालत में। अब अ पेंसिल बैलेंस्ड ऑन योर फिंगर। एक पेंसिल ऐसे ऐसे हमने रखी हुई है, मेरे से तो ये बैलेंस नहीं होती, लेकिन यहाँ पे ऐसे करके ना बैलेंस रखी हुई है। अगर एक पेंसिल हमने अपनी फिंगर पे, अपनी उंगली पे बैलेंस करके यहाँ इस चीज़ पे रखी हुई है, तो ये भी किसकी एग्जांपल है? सिस्टम ऑफ इक्विलिब्रियम की। अ लीडर प्लेस्ड अगेंस्ट द वॉल। एक बंदा है जो वो क्या कर रहा है, या एक सीढ़ी को पकड़ के ना वो उसने वॉल के अगेंस्ट खड़ी की हुई है। तो ये भी किसकी एग्जांपल है? सिस्टम ऑफ द इक्विलिब्रियम की। उसके बाद हम आ जाते हैं अपने पॉइंट नंबर 3 पे, जिसमें कहते हैं एग्जांपल ऑफ द सिस्टम आउट ऑफ इक्विलिब्रियम। अच्छा, छोटी क्लासेस में हम ऐसे नहीं पढ़ते थे कि हमारा सिस्टम इक्विलिब्रियम में है तो कौन सी हालत होगी, और आउट ऑफ इक्विलिब्रियम होगा तो कौन सी हालत होगी। यहाँ मैं आपको बताऊंगी कि अगर इक्विलिब्रियम की हालत में है तो इसकी ये एग्जाम्पल्स हैं, और अगर ये इक्विलिब्रियम की हालत में नहीं है तो तब क्या एग्जाम्पल्स होंगी। जी, स्टोन थ्रू अपवर्ड। एक स्टोन को ऊपर फेंका जाता है, अपवर्ड, ऊपर। पीसा टावर का कल पढ़ा है ना, हमने दूसरे लेक्चर में पढ़ा है, उसमें कहता है आ स्टोन थ्रू अपवर्ड एट क्या, एट इट्स हाईएस्ट पॉइंट। बहुत ऊंचा पॉइंट जो आपने फिक्स किया हुआ है, वहाँ पे हम एक पत्थर को फेंक देते हैं। आप प्लेन डाइविंग डाउनवर्ड, तो प्लेन क्या है? नीचे की तरफ लगेगा, ऐसे ऐसे ऊपर फेंक रहे हैं ना, नीचे की तरफ लगेगा। आ कार एट रेस्ट। अगर हमारी एक कार रेस्ट हालत में, मतलब जाकर खड़ी है, हुज ड्राइवर जस्ट टिप्ड ऑन कार एक्सीलेटर, लेकिन उसके ड्राइवर का जो पाँव है वो कहाँ है? एक्सीलेटर के ऊपर। तो ये आउट ऑफ द इक्विलिब्रियम की हालत में होगी। अंडरस्टैंड? यहाँ पे हम एग्जाम्पल नंबर 4 पे जाते हैं। एग्जाम्पल नंबर 4 में क्या रहा है? इसको एग्जाम्पल नंबर 4 भी कहते हैं। पॉइंट 4 है, तो जैसे मैंने इसमें के अंदर एग्जाम्पल थी पॉइंट के, तो मैंने इसको हाईलाइट कर दिया। एन एयरक्राफ्ट ऑफ मैस एम। एक एयरक्राफ्ट है, उसका मैस एम है, हैज़ पोजीशन वेक्टर। उसका क्या है? पोजीशन वेक्टर है। क्या चीज़ है उसकी? जैसे एक्स नहीं आपको समझाया था,
वो ऐसे कहते हैं, इसका क्या है, पोजीशन वेक्टर है। तो पोजीशन वेक्टर को आप पता है वेक्टर से डिनोट करते हैं क्योंकि वेक्टर यहाँ पे लिखा हुआ है। तो आर का ऊपर पोजीशन वेक्टर इक्वल किसके है, ए टी प्लस बी टी का क्यूब आई, यानी कि आई के एलिमेंट है, प्लस सी टी स्क्र प्लस डी टी 4 और ये जे के एलिमेंट है, ठीक है। व्हाट फोर्स एक्ट अपॉन इट, अब क्वेश्चन क्या आता है, कौन सी फोर्स इस पे अप्लाई हो रही है, व्हाट फोर्स एक्ट ऑन इट। अब इसके ऊपर फोर्स कौन सी लग रही है, तो जी सॉल्यूशन में आ जाते हैं जी। फोर्स अप्लाई की इसके ऊपर, मैथ जो है वो कांस्टेंट था, वो एक साइड पे आ गया, डी स्क्र एक्स डी टी स्क्र, क्योंकि हम पोजीशन की बात कर रहे हैं, ये आई वाला फैक्टर, प्लस मैथ कांस्टेंट साइड पे डी स्क्र वाई डी टी स्क्र, ये वाई के कंपोनेंट, ठीक है, जी ओके। अब यहाँ पे हमने उसकी वैल्यूज पुट की 6 बी एम, ये कांस्टेंट बी एम, ये वाला बी और ये वाला एम, ठीक है, ये टी ये वाला, इसका फर्दर किया, इसको डेरिवेटिव लिया, डबल डेरिवेटिव लिया ना, अगर सिंगल डेरिवेटिव ये आ जाएगा 3, ये देखें ना, सिंगल डेरिवेटिव 3 बी टी का स्क्वायर आ जाएगा। अब डबल लिया तो फिर क्या आया, 6 बी टी आ गया ना, और कांस्टेंट एम उसके साथ आ गया, समझ आ गई मेरी बात की, ये ऐसे हो गया, ठीक है। और इसका भी डबल डेरिवेटिव लिया तो हमारे पास 2c, ये देखें 2ct आ गया। तो ये जब दोबारा डेरिवेटिव लेंगे तो ये 1 कांस्टेंट में आ जाएगा, तो ये 4dt, ठीक है, हाँ ये इसको मल्टीप्लाई 12dt का स्क्वायर, ठीक हो गया, समझ आ गया। आई होप यू विल अंडरस्टैंड। इस एग्जाम्पल को आपको समझ आ गई होगी, ठीक हो गया, चले गॉट इट। आगे हम 5 पे आते हैं, एग्जाम्पल नंबर पॉइंट नंबर 5 पे, सॉरी। द अदर वे अराउंड इज़ नॉट सो सिंपल, वो कहते हैं दूसरा तरीका जो है वो इतना आसान नहीं है जितना आप समझ रहे हैं, मतलब हमें चैलेंज कर रहा है, हाँ हम भी फिजिक्स के बंदे हैं। सपोज डैट यू नो एफ एंड यू वांट टू फाइंड एक्स, वो कहता है हम जानते हैं कि हमारे पास फोर्स एफ है, ठीक है, एंड यू वांट टू फाइंड एक्स, हमारे पास फोर्स मौजूद है, हमें पता है वो क्या चीज़ होती है, क्या बला होती है, फाइंड क्या करना है हमने, पोजीशन एक्स फाइंड करना है। तो इक्वेशन कौन सी लगाई जी, ये वाली, डी स्क्र एक्स बाई डी टी स्क्र किसके इक्वल है, एफ बाई एम के, ये हमारे पास एक इक्वेशन आ गई, ठीक है, ये आपको याद रखनी। उसके बाद आ जाते हैं पॉइंट नंबर 6 पे। तो पॉइंट नंबर 6 में क्या कहता है जी, रूप्स आर यूजफुल बिकॉज, रूप्स हमारे जो हैं वो इतना सा टुकड़ा होता है धागे का जिसको बोलते हैं, वो कहता है हमारे लिए यूज़फुल है, वजह, यू कैन पुल फ्रॉम अ डिस्टेंस टू चेंज द डायरेक्ट ऑफ आ फोर्स, वो कहता है अगर हम किसी रूप को, हम किसी रस्सी को खींचते हैं, डायरेक्ट खींचते हैं, तो इसके दरमियान जो डिस्टेंस चेंज होता है वो किसकी वजह से होता है, फोर्स की वजह से। द टेंशन ऑफन डिनोटेड बाय टी, कहते हैं जो इसके अंदर, अब जब हम उसे खींचेंगे तो उसके अंदर लचक होगी ना चीज़ के अंदर, रूप के अंदर, तो वो जब खींचेंगे उसके अंदर ऑटोमेटिकली टेंशन प्रोड्यूस हो जाएगी। ऑफन डिनोटेड बाय T1, टेंशन को हम T1 से डिनोट करेंगे इज फोर्स यू वुड फील इफ़ यू कट रूप एंड ग्रैब द एंड, और अगर हम इसको कट कर देंगे तो हमारे पास ग्रैप हो जाएगा इसका एक एंड, हमें इसको एक एंड को हम ऐसे करके ना पकड़ लेंगे, ठीक है। अच्छा, उसके बाद हम देखते हैं कि कौन कौन सी बॉडीज़, कौन कौन सी रूप हमारे पास, एक मैसलेस रूप होती है, एक आइडियल रूप होती है जी। तो मैसलेस रूप में क्या होता है, फॉर मैसलेस रूप द टेंशन इज सेम एट एवरी पॉइंट अलोंग रूप, मैसलेस रूप में हमारे पास टेंशन जो होगी वो सेम होगी, एक जैसी होगी, हमारे पास कोई भी रूप जो है वो हो जाए, ठीक है, कोई भी रूप हो हमारे पास टेंशन क्या होगी, सेम होगी। क्यों, अब वाई, क्यों ऐसा क्यों होता है, और भी तो कोई कंडीशन हो सकती है, बिकॉज, क्योंकि इफ़ यू टेक एनी स्मॉल स्लाइस ऑफ रोप इट वेस्ट नथिंग, अगर हम कोई भी छोटा से छोटा टुकड़ा अगर धागे का लेते हैं, ठीक है, रूप का लेते हैं, तो इसका कोई वेट होगा, इसको एक एंड से दूसरे एंड खींचे, कोई फ़र्क पड़ेगा आपके ज़ात पे, मुझे नहीं लगता कि आपके ज़ात पे कोई फ़र्क पड़ेगा, उसे खींचने में आपकी फोर्स ही नहीं यूज़ होगी,
तो आपको क्या फ़र्क पड़ेगा? कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा जी। बिल्कुल ठीक कह रहा है, वो कह रहा है कि इफ़ यू टेक एनी स्मॉल स्लाइस ऑफ फ्रूट इट वेज़ नथिंग। जी, इफ फोर्स ऑन वन साइड ऑफ स्लाइस was any different from other it would accelerate hugely। वो कहता है अगर हमारे पास फोर्स जो है, वन साइड की फोर्स ऑफ द स्लाइस जो है वो डिफरेंट हो, अदर से, दूसरी से डिफरेंट हो, इट वुड एक्सेलेरेट ह्यूजली। तो ये एक्सेलेरेट क्या करेगी? ये बहुत सख्ती से एक्सेलेरेट हो जाएगी। ठीक है। आइडियल रूप, अगर हमारे पास एक आइडियल रूप होती है जिससे हम एक आइडियल लेते हैं कि ये बहुत अच्छी है, इसका कोई, दैट्स द रीज़न कि इसे हम हाईलाइट करेंगे, टॉप पे रखेंगे, प्रायोरिटी है हमारी। तो अगर कहता है आइडियल केस हो तो वो कैसा केस होगा? विच हैज़ नो मैस एंड नेवर ब्रेक्स, उसका कोई मैस नहीं होगा और उसे कोई तोड़ नहीं सकता। जनाब हम पहले भी तो यही बात कर चुके हैं ना कि अगर ये मैसलेस रूप होगी अगर हमारे पास, तो उसको हम एक साइड से खींचेंगे, दूसरी साइड पे फेंकेंगे तो कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, क्योंकि हमारे ऊपर कोई उसकी फोर्स ही नहीं हम अप्लाई करें। तो नो मैस नो ब्रेकअप, ओके, नो पंगा नो काम। उसके बाद आ जाएगा हमारा 7 पॉइंट, दैट इज़ द लॉन्ग पॉइंट बट दैट इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। जी, तो हमारा फ्रैक्शनल फोर्स क्या होगी? व्हेन टू बॉडीज रब अगेंस्ट ईच अदर, जब दो बॉडीज़ को एक दूसरे के अगेंस्ट जो है वो ऐसे रब करेंगे, ऐसे ऐसे, ये दो बॉडी, आप ये बॉडी और ये बॉडी कंसीडर कर लें, दो बॉडी इनको ऐसे आपस में रब करते हैं तो क्या होता है? द फ्रैक्शनल फोर्स एक्ट अपॉन। अब इसके दरमियान में रगड़, ये देखें ना, ये मेरे पोर्स हैं, ये भी पोर्स हैं, तो ये आपस में रगड़ पैदा कर रहे हैं। ठीक है, फ्रैक्शन पैदा कर रहे हैं, फ्रैक्शनल फोर्स इस पे एक्ट कर रही है अपॉन ईच अदर सेपरेटली अपोजिट टू इट्स डायरेक्शन ऑफ मोशन। इसकी मोशन के अगेंस्ट जो है ना, वो अगर मेरी एक बॉडी ऐसे जा रही है, दूसरी बॉडी ऐसी जा रही है, तभी उसके अंदर क्या पैदा होगी? फ्रैक्शन। ठीक है। harder you press two bodies against each other greater the friction। वो कहते हैं जितनी ज़्यादा आपकी बॉडी सख्त होगी उतनी ज़्यादा उस पर फ्रैक्शन जो है वो अप्लाई होगी। ठीक है, जो कि फोर्स इक्वल होती है म्यू नॉट एन के। एन इज़ द फोर्स विद विच यू प्रेस टू बॉडीज अगेंस्ट ईच अदर। ये एन हमारी वो फोर्स होती है जिसकी बेस पे हम दो बॉडीज़ के अगेंस्ट एक दूसरे के क्या करते हैं? प्रेस करते हैं। यहाँ पे एक बात याद रखने वाली, क्या बात याद रखने वाली? ये म्यू नॉट को मैं बाद में आपको समझाती हूँ होता क्या। जी, तो F इज इक्वल है म्यू नॉट एंड इफ़ यू पुट लार्ज मैस ऑन टेबल द टेबल स्टार्ट बेंड एंड देन ब्रेक। अगर आप बहुत भारी, आप खुद भी देखें, अगर आप बहुत भारी चीज़ें अपने टेबल पे रख देते तो आपकी मदर कहती हैं, या आप खुद ऑब्जर्व करेंगे कि वो टेबल जो है या वो चीज़ जो है टूट जाती है। बाज़ औक़ात हम प्लास्टिक के टेबल पे बहुत ज़्यादा बर्डन रखते थे, बुक्स ज़्यादा रखते थे, तो वो एक साइड से ख़राब हो जाता है और आहिस्ता आहिस्ता वो टूट जाता है। तो बहुत ज़्यादा बॉडीज़ जब हम रखते हैं तो या तो वो मुड़ जाएगा या वो क्या हो जाएगा? टूट जाएगा। जी, तो उसके बाद मैंने कहा था कि एक पॉइंट रह गया था हमारा, ये वाला म्यू नॉट। तो इसको क्या कहते हैं? कोएफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन कहते हैं। द क्वांटिटी म्यू नॉट इज कॉल्ड द कोएफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन। ये द क्वांटिटी म्यू नॉट इज कॉल्ड द कोएफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन। ठीक है, ये अंडरस्टैंड, गॉट इट। उसके बाद हम आते हैं अपने पॉइंट नंबर 8 पे, डेट इज द फ्रैक्शन कास्ट। अब फ्रैक्शन प्रोड्यूस कैसे होती है, वजह क्या बनती है इस सारे ड्रामे की, यहाँ पे हम ये पढ़ेंगे। ठीक है, कि फ्रैक्शन प्रोड्यूस कैसे होती है। जी, फ्रैक्शन, ऐसे फ्रैक्शन के बगैर हम ज़मीन पे भी चल नहीं सकते और हम कुछ भी नहीं कर सकते, क्योंकि अगर फ्रैक्शन के बगैर हम ज़मीन पे चलेंगे तो हम तो गिर जाएंगे, फिसल जाएंगे। तो फ्रैक्शन बहुत ज़रूरी है, फ्रिक्शन सॉरी। फ्रिक्शन इज कास्ट बाय रफनेस एट अ माइक्रोस्कोपिक लेवल। अब फ्रिक्शन जो है वो प्रोड्यूस होती है माइक्रोस्कोपिक, छोटे छोटे, हमने जो जिस चीज़ को छोटे छोटे फ्रैक्शन जिसके देखने हम माइक्रोस्कोप लगाते हैं और देखते हैं कि कैसे है। तो फ्रिक्शन इज कास्ट बाय रफनेस एट अ माइक्रोस्कोपिक लेवल, छोटे छोटे लेवल पे जो है ना हमारी, वो रफनेस से प्रोड्यूस होती है फ्रैक्शन। ये देखें ना, छोटे छोटे पोर्स हैं। इफ़ यू लुक एट एनी सरफेस, अगर आप किसी भी सरफेस की तरफ देखते हैं विद पावरफुल माइक्रोस्कोप, यू विल सी अनइवननेस एंड जजननेस।
वो कहते हैं कि अगर आप किसी भी बॉडी पे बहुत बहुत पावरफुल माइक्रोस्कोपिक्स यू विल सी, आप देखेंगे कि इसमें बहुत ज़्यादा अनइवननेस, मतलब ये कोई भी रेगुलर फॉर्म में नहीं है, बहुत ज़्यादा बड़े लेवल पे देखते हैं। इफ़ दिस बिग बम्पर्स लेवल्ड समहाउ, अगर कहते हैं इन बड़े बड़े बम्प्स को हम लेवल भी कर देते हैं, एक तरतीब में भी रख देते हैं, ठीक है, तो फ्रैक्शन विल स्टिल नॉट डिसअपियर, तो यहाँ पे फ्रैक्शन फिर भी ख़त्म नहीं होगी, यानी आपका कोई फ़ायदा ही नहीं है काम करने का, ठीक है, यानी कि कोई फ़ायदा ही नहीं है इसको करने का, बिकॉज देयर विल स्टिल बी लिटिल बम्प्स ड्यू टू एटम्स, क्योंकि हमारे जो यहाँ पे छोटे छोटे बम्प्स अभी भी मौजूद हैं, जब तक वो ख़त्म नहीं होंगे फसाद की जड़ ख़त्म नहीं होगी। डायग्राम से वाज़ा कि ये हमारे पास बड़ा बम्प है और ये हमारे पास बॉक्स है। अब यहाँ पे हम इसको खींचते हैं इसके साथ, तो इस बम्प को कोई फ़र्क पड़ेगा? कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, ये इतना बड़ा है, इसको क्या फ़र्क पड़ेगा? हाँ, इसको फ़र्क पड़ेगा, ये आगे जाकर ये इसको मारेगा तो वो जाएगा, ठीक है। तो अब हम आते हैं अपने 9 पॉइंट पे। 9 पॉइंट में कहता है, बड़ा इजी पॉइंट है, बड़ा समझने वाला पॉइंट है और मोस्टली आपके न्यूमेरिकल्स भी इसी पे बेस करते हैं, ठीक है जी। तो मैथ्स हमारे पास M1 है, हमारे पास मैथ्स 2 है, दो बॉडीज़ हैं, दो ब्लॉक्स हैं, एक का मैथ्स M1 है, एक M2 है। यहाँ पे फोर्स अप्लाई कर रहे हैं हम, जैसे ही फोर्स हम इन बॉक्स पे अप्लाई करते हैं ये ऐसे मूव करता है, टेंशन प्रोड्यूस होती, ये इसको टेंशन दी, ये आगे, और ये M2 और ये ऐसे मूव करता है, ठीक है। कंसीडर टू ब्लॉक्स बिलो एंड फ्रैक्शनलेस सरफेस, फाइंड टेंशन एंड एक्सेलेरेशन। अब इसमें हमने एक्सेलेरेशन और टेंशन जो है वो फाइंड आउट करनी है। टोटल फोर्स ऑन फर्स्ट मास क्या है, F माइनस टी इज इक्वल M1A, फोर्स ऑन सेकेंड मास T इज इक्वल M2A के, ठीक है। टेंशन बराबर है M2F M1 प्लस M2 एंड एक्सेलेरेशन क्या है इसका F/M1 प्लस M2। ये हमारा फार्मूला, ये आपने याद रखना है। टेंशन हमारी बराबर होती है मैस टू के फोर्स, ठीक है, और M1 प्लस M2 के, यानी कि दोनों ब्लॉक्स का मैस, और एक्सेलेरेशन जो होता है ओनली फोर्स M1 प्लस M2, ये चीज़ फिर ख़त्म हो जाएगी एक्सेलेरेशन। उसके बाद हमारा लास्ट पॉइंट है, पॉइंट नंबर 10, जो बहुत इंपॉर्टेंट है। देयर इज़ जनरल प्रिंसिपल बाय विच यू सॉल्व इक्विलिब्रियम प्रॉब्लम। एक केस है जिसके बेस पे हम इक्विलिब्रियम प्रॉब्लम्स को सॉल्व करते हैं। क्या केस है जी, Fx Fy Fz ज़ीरो होगा, यानी अगर हमारी हॉरिजॉन्टल फोर्स है वो भी ज़ीरो होगी, वर्टिकल फोर्स है वो भी ज़ीरो होगी, स्पेस में कोई फोर्स है जी वो भी ज़ीरो होगी, ठीक है, यानी सारा कुछ क्या है, ज़ीरो होगा। ये बात आपने याद रखनी। मिलते हैं हम अपनी नेक्स्ट वीडियो के साथ, और यहाँ पे हमारा जो लेक्चर नंबर 5 है वो ख़त्म हो जाता है। होप सो यू विल अंडरस्टैंड। हम नेक्स्ट लेक्चर में मिलते हैं, तब तक के लिए अपने प्यारों का बहुत ख्याल रखें और मुझे अपनी दुआओं में याद रखें।